हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। 14 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मियावाकी तकनीक से 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? 1 घंटा में 3.61 लाख। तो इसका सही उत्तर होगा गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। यह मियावाकी तकनीक का उपयोग करते हुए गिनीज रिकॉर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस अभियान का आयोजन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसका आयोजन किया। इसमें 25,000 से अधिक स्वयंसेवकों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठन तथा स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। 25,000 से अधिक। यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत किया गया। यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाना तथा लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना होता है। मियावाकी तकनीक यह जापान की प्रसिद्ध पौधारोपण पद्धति है। मियावाकी तकनीक जापान की प्रसिद्ध पौधारोपण पद्धति है। इसके जनक अकीर मियावाकी हैं। अकीरा मियावाकी इसके जनक माने जाते हैं मियावाकी तकनीक के। इसमें स्थानीय पौधों की विभिन्न प्रजातियों को बहुत अधिक घनत्व, हाई डेंसिटी में लगाया जाता है। स्थानीय पौधों की विभिन्न प्रजातियों को इस तकनीक से कम भूमि पर घना, प्राकृतिक और तेजी से बढ़ने वाला जंगल विकसित किया जाता है। सामान्य वनों की तुलना में ऐसे जंगल में 10 गुना तेजी से विकसित हो सकते हैं और कम समय में जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करें, यह 1955 में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है, यह शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 ईस्वी को किया गया था। इसका शुभारंभ 5 जून 2024 ईस्वी को एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई थी, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक पौधा लगाने के लिए, अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाना। हमारा अगला प्रश्न है, समाज सुधारक मन्नथु पद्मनाभन द्वारा स्थापित नैयर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चूंकि इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इसलिए यह न्यूज में आया। मनत्थु पद्मनाभन 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की थी। नई दिल्ली स्थित मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाज सुधारक व स्वतंत्रता सेनानी मनत्थु पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा किया गया। इनके प्रतिमा का अनावरण किया गया सीपी राधाकृष्णन द्वारा। इस कार्यक्रम का आयोजन नायर सर्विस सोसाइटी ने किया। यही नायर सर्विस सोसाइटी ने किया, जिसकी स्थापना मनत्थु पद्मनाभन ने की थी। मनत मनंथु पद्मनाभन ने केरल में सामाजिक सुधार, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे सामाजिक संगठन नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1914 ईस्वी में की गई थी। उन्होंने वाईकोम सत्याग्रह, जो कि 1924-25 ईस्वी में हुआ, वाईकोम सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सवर्ण जत्था आंदोलन का नेतृत्व किया था। सवर्ण जत्था आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसने त्रावणकोर में मंदिर मार्गों को सभी जातियों के लिए खोलने के सामाजिक आंदोलन को गति दी थी। त्रावणकोर में मंदिर मार्ग को सभी जातियों के लिए खोलने के लिए सामाजिक आंदोलन को गति दी थी। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1966 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया। पद्म भूषण उनको मिला है 1966 ईस्वी में, और उन्हें भारत केसरी की भी उपाधि प्राप्त हुई। उन्हें भारत केसरी की उपाधि प्राप्त है मनत्थु पद्मनाभन को। हमारा अगला प्रश्न है, पहला आईसीएआई ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? पहला आईसीएआई ग्लोबल ऑर्बिट समिट, इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसने पहला आईसीएआई ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उद्योग जगत, नीति निर्माताओं, स्टार्टअप्स तथा वित्तीय विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान करना, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़े उभरते विषयों पर विचार विमर्श किया जा सके। इस सम्मेलन में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा भविष्य की वित्तीय चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। यह शिखर सम्मेलन देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में आगे आयोजित किया जाएगा। पहला चरण नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जबकि अब आगामी चरण अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई जैसे शहरों में होंगे।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 ईस्वी को हुई। आईसीएआई की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई। यह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के तहत अधिनियम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी इसके अध्यक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रसन्न कुमार डी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मैनग्रोव संरक्षण एवं पुनर्स्थापन, मैनग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन के लिए पहली बार भारतीय मानक कौन सा संस्थान तैयार कर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS द्वारा भारत में मैनग्रोव संरक्षण एवं पुनर्स्थापन के लिए पहली बार भारतीय मानक तैयार किया जा रहा है। इन मानकों का उद्देश्य देश के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक समान वैज्ञानिक दिशा निर्देश साइंटिफिक गाइडलाइंस तैयार करना है, ताकि मैनग्रोव वनों के संरक्षण पुनर्स्थापन निगरानी और प्रबंधन में एक रूपता लाई जा सके। मैनग्रोव वनों के संरक्षण पुनर्स्थापन में मैनग्रोव वन तटीय क्षेत्रों को समुद्री तूफान, चक्रवातों, सुनामी और तटीय कटाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैनग्रोव वन समुद्री तूफान, चक्रवात, सुनामी और कटाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह साथ ही साथ समुद्री जैव विविधता के संरक्षण, मत्स्य संसाधनों के विकास तथा ब्लू कार्बन के भंडारण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्लू कार्बन के भंडारण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन की बात करें तो यह सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। MISHTI मिस्टी प्रोग्राम की बात करें तो इसका पूरा नाम होगा मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, इसकी शुरुआत 2023 ईस्वी में शुरू की गई। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। लगभग 540 किलोमीटर स्क्वायर में मैनग्रोव वन का पुनर्स्थापन करना इसका लक्ष्य है। मैनग्रोव वन का पुनर्स्थापन करना 540 किलोमीटर स्क्वायर में 2023 में शुरू हुई थी मिस्टी प्रोग्राम। इसका दायरा 9 तटीय राज्य में और 4 केंद्र शासित प्रदेश में है। इसकी अवधि 2029 तक रखी गई है। 2029 तक अनुमानित बजट इसके लिए 600 करोड़ है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में होती है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन यह काम करता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। सुंदरबन जो है यह भारत एवं बांग्लादेश क्षेत्र में, बांग्लादेश में फैला हुआ है। सुंदरबन भारत एवं बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है यह सुंदरबन। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है 1987 ईस्वी में। रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख प्राकृतिक आवास है यह। हमारा अगला प्रश्न है, विंबलडन 2026 के मेंस सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता मेंस में? तो इसका सही उत्तर होगा जैनिक सीनर ने। जैनिक सीनर ने विंबलडन मेंस सिंगल्स का खिताब जीता। जेनिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले हैं, इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवारेव को हराया और विंबलडन चैंपियनशिप जीता। वहीं महिलाओं का सिंगल्स खिताब चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश के कैरोलिना मुचोवा को हराया। चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने विमेन सिंगल्स का खिताब अपने ही देश के कैरोलिना मुचोवा को हराकर जीता। तो पुरुष में कौन जीता? जेनिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले हैं। वहीं महिलाओं में किसने जीता? तो लिंडा नोस्कोवा जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। विंबलडन चैंपियनशिप की बात करें तो यह 1877 ईस्वी में शुरू हुई थी। विंबलडन चैंपियनशिप दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और ग्रास कोर्ट पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ग्रास कोर्ट पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। इसका आयोजन प्रतिवर्ष जून जुलाई में किया जाता है। जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है उसको हम लोग याद रख सकते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो कि हार्ड कोर्ट पर होता है। फिर फ्रेंच ओपन होता है जो कि क्ले कोर्ट पर होता है। क्ले कोर्ट का बादशाह राफेल नडाल को माना जाता था, क्ले कोर्ट का बादशाह। विंबलडन जो कि ग्रास कोर्ट पे होता है या यूके में होता है। और यूएस ओपन साल के सबसे लास्ट में अमेरिका में होता है जो कि हार्ड कोर्ट पे ही होता है। तो ऑस्ट्रेलियन एंड अमेरिकन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे। यह इनके करियर का, जेनिक सिनर के करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। भारत में पहली बार पैरोट बोर्ना वायरस 4 PABB4 की पहचान किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने की है? पैरोट बोर्ना वायरस 4। तो इसका सही उत्तर होगा असम वेटरिनरी एंड फिशरीज यूनिवर्सिटी AVFU गुवाहाटी। सीटासीन बर्ड्स में तोते, लव बर्ड्स, मकाओ, कोकाटूज,
पैराकिट्स जैसी प्रजातियां शामिल होती है सीटासीन बर्ड्स में। और इन्हीं तरह के पक्षियों में पैरट बोर्ना वायरस 4 की पहचान की गई है। इसे असम वेटरनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी द्वारा के वैज्ञानिकों द्वारा इसे खोजा गया है। पैरट बोर्ना वायरस 4 मुख्य रूप से पक्षियों के पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। गंभीर संक्रमण की स्थिति में पक्षियों में पीडीडी अर्थात प्रोवेंट्रिकुलर डायलेटेशन डिजीज हो जाता है। प्रोवेंट्रिकुलर डायलेटेशन डिजीज हो जाता है, जैसी गंभीर बीमारी विकसित हो सकती है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस खोज से भारत में पालतू एवं जंगली पक्षियों की रोग निगरानी, पशु स्वास्थ्य, जैव सुरक्षा को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। पैरट बोर्ना वायरस 4 की बात करें तो यह बोर्नाविरिडी परिवार का सदस्य है। बोर्नाविरिडी परिवार का सदस्य है। मुख्य रूप से सीटासीन बर्ड्स को संक्रमित करता है। इससे प्रभावित अंग डाइजेस्टिव सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है। प्रमुख बीमारी पीडीडी, प्रोवेंट्रिकुलर डायलेटेशन डिजीज। इसका लक्षण जैसे वजन कम हो जाना, पक्षियों में भोजन पाचन में कठिनाई होना, कमजोरी आना, तंत्रिका संबंधी समस्याएं आना। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2026 में शामिल होकर सौरभ गांगुली भारत के कौन से क्रिकेटर बने हैं? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले सौरभ गांगुली 12वें क्रिकेटर बने, भारतीय क्रिकेटर बने। आईसीसी ने स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में हुआ था यह वार्षिक समारोह। इसके दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान सौरभ गांगुली एवं भारतीय महिला कप्तान अंजुम चोपड़ा को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2026 में शामिल करने की घोषणा की है। यह आयोजन कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में। आप लोगों से प्रश्न बताइएगा, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? उत्तरी आयरलैंड की राजधानी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यहाँ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में केविन पीटरसन को भी शामिल किया गया। आईसीसी की बात करें, इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई। यह पहले इसे इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। 1989 ईस्वी में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया। 1989 से इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है। इसमें 100 से अधिक सदस्य देश हैं, लेकिन 12 फुल मेंबर्स और अनेक एसोसिएट मेंबर्स हैं इसमें। आईसीसी हॉल ऑफ फेम की शुरुआत 2009 ईस्वी में हुई। आईसीसी हॉल ऑफ फेम, इसमें क्रिकेट के महान खिलाड़ियों के असाधारण योगदान को सम्मानित करने हेतु इन्हें शामिल किया जाता है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आईसीसी द्वारा विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर इसका चयन किया जाता है। हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय क्रिकेटरों के नाम जैसे बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू मांकड़, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, डायना एडुलजी, नीतू डेविड, अंजुम चोपड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पर कैपिटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनएसडीपी 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। 7,07,179 रुपये की प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत का सबसे समृद्ध राज्य है सिक्किम। बिहार 68,624 रुपये की प्रति आय के साथ सूची में सबसे नीचे रहा है बिहार। 3 करोड़ से अधिक आबादी वाले बड़े राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना प्रथम स्थान पर रहा। 3 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों को देखें, 3 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य, तो उसमें तेलंगाना प्रथम स्थान पर रहा है। इसके बाद कर्नाटक है, हरियाणा, तमिलनाडु और गुजरात है। कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात। पहले स्थान पर तेलंगाना। पर कैपिटा इनकम कैसे होता है? किसी राज्य की जो या देश की कुल शुद्ध आय उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। यह किसी क्षेत्र के औसत आर्थिक स्तर एवं जीवन स्तर का प्रमुख संकेतक माना जाता है। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी राज्य में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य में डेप्रिसिएशन घटाने के बाद प्राप्त आय को नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। और इस एनएसडीपी के आधार पर ही पर कैपिटा इनकम की गणना की जाती है। एनएसडीपी के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले कीवी फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किन दो राज्यों में स्थापित करने की घोषणा की है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड एवं उत्तराखंड में। नागालैंड एवं उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे उच्च गुणवत्ता वाले कीवी फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान हुए द्विपक्षीय सहयोग समझौते के अंतर्गत भारत में उच्च गुणवत्ता वाले कीवी फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड एवं उत्तराखंड में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह पहल कीवी फ्रूट एक्शन प्लान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य किसानों को उन्नत पौध सामग्री, आधुनिक बागवानी तकनीक, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं गुणवत्ता सुधार की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। न्यूजीलैंड विश्व के अग्रणी कीवी फ्रूट उत्पादक एवं निर्यातक देशों में से है। न्यूजीलैंड उसकी उन्नत बागवानी तकनीक का उपयोग कर भारत में विशेष रूप से पूर्वोत्तर एवं हिमालयी क्षेत्रों में कीवी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। कीवी फ्रूट की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम एक्टिनिडिया डेलिसियोसा है। एक्टिनिडिया डेलिसियोसा कीवी फ्रूट। इसकी मूल उत्पत्ति चीन है, जबकि व्यावसायिक विकास मुख्यतः न्यूजीलैंड में हुआ है। मूल उत्पत्ति इसकी चीन है कीवी फ्रूट की। इसके लिए उपयुक्त जलवायु समशीतोष्ण क्षेत्र, टेम्परेट क्षेत्र है, ठंडी सर्दियां व मध्यम ग्रीष्म ऋतु। इसमें प्रमुख पोषक तत्व जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट सभी पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। इसका सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है। सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है। आगे पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। पहला सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। गौरूमारा राष्ट्रीय उद्यान, यह जलपाईगुड़ी जिले में है और एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। गौरूमारा, गौरूमारा एक सींग वाले गेंडों के लिए। नौरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है, न्योरा घाटी, यह कालिम्पोंग जिले में है और अपने समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नौरा घाटी। सिंगालीला, यह दार्जिलिंग जिले में स्थित है और ट्रैकिंग के लिए बहुत लोकप्रिय है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यह भी अलीपुर द्वार जिले में है और बड़ी संख्या में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं यहाँ पे जल्दापारा में। तो यह 6 राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गौरूमारा, नौरा घाटी, न्योरा घाटी, सिंगालीला, जल्दापारा, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। यहाँ वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यहाँ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य में महानंदा वन्यजीव अभयारण्य है, दार्जिलिंग जिले में स्थित है। समृद्ध हिमालयी तलहटी में स्थित समृद्ध वन्यजीवों के लिए जाना जाता है महानंदा वन्यजीव अभयारण्य। फिर सज्जन खाली वन्यजीव अभयारण्य, यह सुंदरबन का हिस्सा है और पक्षियों के लिए प्रमुख स्थान है। सज्जन खाली वन्यजीव अभयारण्य। बल्लापुर वन्यजीव अभयारण्य, बल्लभपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। रायगंज वन्यजीव अभयारण्य, कुलिक पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे कुलिक पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है रायगंज वन्यजीव अभयारण्य को। एशिया के सबसे बड़े पक्षी अभयारण्यों में से एक है रायगंज पक्षी अभयारण्य। चिंतामणिकर पक्षी अभयारण्य जो है यह दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है। विभिन्न प्रकार के पक्षियों का बसेरा है चिंतामणिकर पक्षी अभयारण्य। लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य, यह सुंदरबन के मुहाने पर स्थित वन्यजीव अभयारण्य है। लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य। हेलिडे द्वीप वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ भी सुंदरबन क्षेत्र में यह भी स्थित है। हेलिडे द्वीप वन्यजीव अभयारण्य। रमना बगान वन्यजीव अभयारण्य, यह बर्धमान जिले में है। रमना बगान। विभूति भूषण वन्यजीव अभयारण्य, यह उत्तर 24 परगना जिला में है। फिर से एक बार नाम देख लेते हैं। विभूति भूषण वन्यजीव अभयारण्य, रमना बगान, हेलिडे द्वीप, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य, चिंतामणिकर पक्षी अभयारण्य, रायगंज वन्यजीव अभयारण्य जिसे कुलिक पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, बल्लभपुर, सजनाखली एवं महानंदा वन्यजीव अभयारण्य, ये सब प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल के हैं।